चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 2 पार्ट्स कर रहे हैं। लास्ट 2 पार्ट्स हैं आई और जे। ये आपके लास्ट 2 चैप्टर्स हैं स्टैटिक्स के, उनसे पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर्स का नाम क्या है? मोशन इन 3D और दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर इक्विलिब्रियम या नहीं स्टेबिलिटी कंडीशंस। तो चलिए पहले जे पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जे पार्ट में सिर्फ आपसे डेफिनेशंस पूछी गई हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 3 टर्म्स दिए हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। पहला टर्म है रेंच, दूसरा है नल लाइन, तीसरा है नल प्लेन। तो लिखना तो आपको सिर्फ इतना सा ही है, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि होता क्या है रेंच, होता क्या है नल लाइन, होता क्या है नल प्लेन। तो रेंच देख लीजिए। रेंच क्या होता है? आप जानते हैं जब बहुत सारे फोर्सेस एक सिस्टम पे एक्ट करते हैं 3 डायमेंशन में, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो रिड्यूस किए जा सकते हैं एक सिंगल फोर्स और एक कपल में। ठीक है, तो सिंगल फोर्स अगर R है और कपल अगर K है, देखिए यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बहुत सारे फोर्सेस 3D में किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे फोर्सेस रिड्यूस हो गए एक सिंगल फोर्स R और एक सिंगल कपल G में। ठीक है, R और G में पूरा सिस्टम रिड्यूस हो गया। ये हम लोगों को आर्टिकल्स में, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के आर्टिकल्स में पढ़ाया जाता है एकदम शुरू में, कि अगर कोई रिजिड बॉडी है उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, तो वो सारे फोर्सेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में। उसके बाद पढ़ाया जाता है कि फर्दर रिडक्शन भी पॉसिबल है आइदर इन अ सिंगल फोर्स और इन अ कपल। तो उस आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ है। तो हमारा सिस्टम है जिस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और हमने उसको रिड्यूस कर लिया है एक सिंगल फोर्स R और एक सिंगल कपल G में, जो O पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस G के 2 कंपोनेंट ले लेते हैं। ये रिजल्टेंट है G cos थीटा और G sin थीटा का। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो इसका जो कंपोनेंट है G कैसे बनाया जाता है? ऐसे। तो इसका जो कंपोनेंट है G cos थीटा यहाँ हो जाएगा और G sin थीटा यहाँ हो जाएगा। दूसरी बात, कोई भी कपल होता क्या है? 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक लाइन में नहीं एक्ट करें। 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जब एक्ट करते हैं तो वो कपल बनाते हैं, और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो अगर P है, तो हम मोमेंट ऑफ द कपल कहते हैं R इंटू P। R इंटू P क्या हो गया? मोमेंट ऑफ द कपल। तो इस तरह से कपल का कंसेप्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कपल दिया हुआ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और इस G sin थीटा को लेते हैं। ये एक कपल है, इस तरह से एक्ट कर रहा है। हम इसको रिप्लेस करेंगे एक कपल में।
एक कपल दूसरे कपल से रिप्लेस हो सकता है कब? जब दोनों का मोमेंट सेम हो। एक कपल दूसरे कपल से रिप्लेस हो सकता है जब दोनों का मोमेंट सेम हो। तो यहाँ पे मोमेंट क्या हो गया, ये 3D में है तो मोमेंट हो गया r इंटू ओ ओ डैश, और ये मोमेंट हो गया g साइन थीटा के बराबर। मोमेंट हो गया g साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, अब हमारे सिस्टम में जो फोर्सेस हुए उसमें g साइन थीटा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने g साइन थीटा को रिप्लेस कर लिया r और r से, such that the moment of this couple and moment of this couple they are equal, ठीक है ना। तो इस तरह से काम किया जाता है। अब हमें g साइन थीटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास सिस्टम में जो फोर्सेस बच गए वो क्या बच गए, वो बच गए r g cos थीटा का कपल एंड देन यहाँ r और यहाँ r, ठीक है। तो इस r ने इस r को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास बच गया ये फोर्स r सिंगल रिजल्टेंट और एक कपल g cos थीटा जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। लेकिन कपल की एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O को यहाँ शिफ्ट कर दिया O डैश पे। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, फाइनली हमारे पास हो गया g cos थीटा, कपल यहाँ पे एक्ट कर रहा है और ये फोर्स r यहाँ पे एक्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस r यहाँ एक्ट कर रहा था, g यहाँ एक्ट कर रहा था। चलिए एक बार और देख लीजिए। मोमेंट ऑफ द कपल क्या होता है, कपल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दे मेक ए कपल, ठीक है। तो ये दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं, ये उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इनका मोमेंट हो जाएगा r इंटू पी, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ द कपल। और एक कपल को दूसरे कपल से रिप्लेस किया जा सकता है बशर्ते कि दोनों का मोमेंट बराबर हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सिस्टम पे। हम जानते हैं ढेर सारे फोर्सेस अगर एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो वो सारे फोर्सेस रिड्यूस किए जा सकते हैं। कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं, विथ ए सिंगल फोर्स R एंड ए कपल ऑफ मोमेंट G। तो ये R है और ये G है और सारे फोर्सेस अब आपके रिड्यूस हो गए। तो यहाँ हम रेंज को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल में यही काम हम पॉइंसॉट्स सेंट्रल एक्सिस को डिफाइन करने में भी करते हैं। तो इस g को दो पार्ट में रिजॉल्व किया है, g साइन थीटा, g cos थीटा, ये दो कपल का कॉम्बिनेशन है g। अब g साइन थीटा को हमने रिप्लेस किया है इस कपल से r इंटू ओ ओ डैश। ये जो o डैश है ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इन बिटवीन दीज टू r। तो r इंटू ओ डैश इज g साइन थीटा। तो अल्टीमेटली g साइन थीटा रिप्लेस हो गया है, तो हमारा ये g साइन थीटा हट गया, ये r इस r को रिप्लेस न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो हमारे पास एक सिंगल r बच गया। लेकिन इस r का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अब O नहीं है, अब इस r का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O डैश हो गया है। अब देखते हैं g cos थीटा का क्या हुआ। g cos थीटा एक कपल है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप शिफ्ट कर सकते हो, तो उसको हमने O से O डैश पे ले आया है। तो अल्टीमेटली जो पूरा सिस्टम था
एक रिजिड बॉडी थी जिसके ऊपर 3 डायमेंशनल चीज़ थी, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे थे, उन सारे फोर्सेस को हमने रिड्यूस कर लिया है आर और जी कॉस थीटा एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ डैश, ठीक है। और इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं पॉइंसॉट्स सेंट्रल एक्सिस, और ये आर और जी कॉस थीटा को के लिख देते हैं, और ये दोनों मिलके ये दोनों मिलके रेंज कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, रेंज की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, अ सिंगल फोर्स आर टुगेदर विथ ए कपल ऑफ मोमेंट जी कॉस थीटा, उसको हम लोग के नाम दे देते हैं, whose axis coincides with the line of action of the force, axis आपकी यहाँ से coincide कर गई, then RK is called the range। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नल लाइन। नल लाइन्स of a given system of forces are the lines about which sum of moment of forces is 0, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन आप देखिए कि कैसे इसको समझने की कोशिश करिए। नल लाइन्स ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, अब हमें रिजिड बॉडी दी हुई है, उस पर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हमने उस रिजिड बॉडी को रिड्यूस कर लिया है आर और जी कॉस थीटा में, इस पॉइंट पे ये पॉइंसॉट्स एक्सिस। अब हमें निकालना है नल लाइन्स। तो नल लाइन कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, एक ऐसी लाइन लोगे जिसके अबाउट, उस लाइन, सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर द लाइन्स अबाउट विच, उस लाइन के अबाउट सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस वैनिशेस। तो वो लाइन जाहिर है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी ओ डैश से, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी तो मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नल लाइन मिल जाएगी। तो नल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके अबाउट सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस वैनिश कर जाता है। तो ऐसी एक लाइन नहीं, कई लाइन हो सकती हैं, तो उन सारी लाइंस को आप कलेक्ट कर लीजिए, वो सब एक प्लेन में लाई करेंगी और उस प्लेन को हम कहेंगे नल प्लेन। तो इस तरह से मैंने आपको 3 टर्म डिफाइन कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक्सप्लेनेशन आपको एग्जामिनेशन में नहीं देना है, लेकिन दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस। चलिए अब लास्ट पार्ट पे आ जाइए, वो है 1I। ये था J, वो है I। फिर मैंने वही काम किया है, पहले J कर लिया, उसके बाद मैं I करने जा रही हूँ। अब I एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। देखते हैं वो क्या है। आज ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जो कंपलसरी होता है वो आपको करना ही करना है। उसके बाद फिर आपके यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। दिस और दिस ऐसे करके यूनिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब हर यूनिट में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट से एक पार्ट आपको करना है। ये आपका पैटर्न होता है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और हर चैप्टर से एक हर एक चैप्टर 2 चैप्टर से एक यूनिट बना होता है। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसकी
इबारत बड़ी है, तो हमें पहले पूरी इबारत लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हम उस क्वेश्चन का हल बताएंगे। चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स of edge A is placed on the top of a fixed sphere. Top of a fixed sphere. The center of the face of the cube being in contact with the highest point WITH, with the highest point of the sphere. ये हो गया description. Show that least radius of the sphere for which equilibrium will be stable is A/2. मतलब हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है। अ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए, एज दी हुई है ए, इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर। और क्या दिया हुआ? स्फीयर दिया हुआ, फिक्स्ड स्फीयर है। द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब बीइंग इन कॉन्टैक्ट with the highest point of the sphere. अब आप ये देखिए, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये 3 डायमेंशनल स्टैटिक्स है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का एक सेंटर होगा, उससे आप एक लाइन खींचेंगे। सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर। Show that the least radius of the sphere for which equilibrium will be stable is A/2. चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको फिगर बनाना होगा। मैंने आपको बताया हुआ स्टैटिक्स में फिगर विद करेक्ट फोर्सेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा फिगर बनाइए। फिगर में क्या क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा, उसके ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है ना। तो फिगर देख लेते हैं। ये है
फिगर एक स्फीयर बनाइए और एक क्यूब बनाइए। ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस लाइन को आप खींच दीजिए। हो गया। तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपके क्यूब की, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ले रहे हैं ए, और सेंटर ऑफ द स्फीयर को हम ले रहे हैं ओ। ठीक है। तो यही दे रखा है कि स्फीयर के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है, तो आपको कंडीशन, स्टेबिलिटी की कंडीशन निकालनी है। आपको वो रेडियस निकालना है कि ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएं। तो आपको क्या निकालना है? ओ ए। आपको ओ ए निकालना है। ए जी क्या दिया हुआ है? ए जी क्या हो जाएगा? एक एज आपको ए दी हुई है, तो पूरी एज ए है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में पड़ेगा, तो हो जाएगा a/2। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? हम मान लेते हैं AOR है, ये हम मान लें, हमें इसी को निकालना है। और ये जो क्यूब है इसका रेडियस अगर हम कैपिटल R माने तो कैपिटल R क्या होगा? इन्फिनिटी। एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेडियस इन्फिनिटी होता है, तो क्यूब का जो रेडियस हुआ वो हो गया इन्फिनिटी। तो चलिए अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है? 1/h इज इक्वल ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। अब हमारे केस में कैपिटल R तो इन्फिनिटी है, स्मॉल r है, और h क्या है? 1/h जो हुआ, h क्या है? a/2। h है a/2। तो जब h a/2 है तो 1/h क्या हो गया? 2/a हो गया। मस्ट बी ग्रेटर देन 1/r प्लस 0, 1/infinity that is 0. तो 2/a must be greater than 1/r, or this will imply r is less than a/2। यही हमसे पूछा गया था, है ना? r is less than a/2, मैक्सिमम वैल्यू a/2, उसके बाद ये चीज़ गिर जाएगी उसके ऊपर से। ठीक है। तो अब जाके आपका एक क्वेश्चन जिसके 10 पार्ट आपको करने थे वो पूरा हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट टाइम यूनिट 1 स्टार्ट करूँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।